हाँ जी, चलिए तो ये जो है हम फंक्शंस ट्रॉफिक लेवल के यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे एंड यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अब हमें यहाँ पर बताना है कि प्रोड्यूसर कौन है। तो हमें को पता है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं प्लांट्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स। देन बायोटा क्या हो जाता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटा हो जाता है। अबायोटिक फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, जो हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो हमारा प्रेसिपिटेशन। एंड लास्ट वी हैव द डिकम्पोजर जो कि आपके माइक्रोब्स हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following is referred to as the producer in the marine ecosystem? अब marine ecosystem में producer किसे माना जाता है? तो फंगस को नहीं, जू प्लैंक्टन्स को नहीं, स्मॉल फिशेस को नहीं, ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। जैसे आपके पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर होते हैं आपके जू प्लैंक्टन्स एंड देन यू हैव द स्मॉल फिशेस, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे टेक एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज एंड फिक्स एनर्जी इनटू द rich organic compound. पहली बात तो autotrophs, they are not taking energy from the inorganic sources but rather they are taking from the organic sources, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन। बाकी जो आपके हेटरोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेते हैं। आपके जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स प्लस एनिमल्स से लेते हैं। जो डेट्रीवोर्स हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रॉफिक लेवल 1 है। अभी हमने देखा कि सबसे नीचे मतलब जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर एट द trophic level 1 when it comes to the terrestrial, they are plants, but when it comes to आपका ocean या फिर aquatic system they are phytoplanktons. So this is the plants, ठीक है। ecological succession which begin on the place rich in the inorganic content but poor in the organic content। अब आपको बताना है कि ये कौन सा सक्सेशन है। सो फर्स्टली देखो मैं आपको बताती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। अब ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होता क्या है बेसिकली? ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में जब आपका ये वॉल्केनिक या फिर आपका जो वॉल्केनिक लावा है या फिर आपके जो बेयर रॉक्स हैं, यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है। जब आपका फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन होता है तो वो आपका ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है लाइक ऑर्गेनिक, कोई भी वहाँ पर प्लांट्स नहीं है। जो भी चीज़ है सब इनऑर्गेनिक थी पहले से, ठीक है। अब ऑटोजेनिक क्या होता है? देखो ऑटोजेनिक सक्सेशन वो होता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन इज व्हेन जब आपकी जो कम्युनिटी है, ठीक है, व्हेन एवर द कम्युनिटी, जब कम्युनिटी खुद ही चेंज लाना चाहे तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, ठीक है। ऑटोजेनिक, दिस इज जेनिक, जेनिक अलग है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा एलोजेनिक। एलोजेनिक का मतलब है जब आपके कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लेके आते हैं चेंजेस। अब इंड्यूस्ड क्या है? इंड्यूस्ड मतलब जब आप ह्यूमन, जो आपके ह्यूमंस है वो लेकर आते हैं चेंजेस। फिर अब हम बात करते हैं इन अ सिस्टम ऑफ द कांस्टेंट मास एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल सही बात है। एनर्जी जो है हमारे सिस्टम में ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनर्जी का फ्लो है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। सो ये भाई हमारा गलत हो गया। सो सेकंड इज इनकरेक्ट बट जो फर्स्ट है इट इज द करेक्ट वन, ओके। Then energy flows shift from the production to respiration in the entropic stage with the oxygen demand exceeding the oxygen availability, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी से ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड है। बिल्कुल सही बात है। मतलब एनर्जी शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन इन द एंट्रोपिक स्टेज, ऑक्सीजन डिमांड एक्सीडिंग द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। एंड जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है वो उसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। अब साइकिल्स बताना है हमको। जो अमोनिफिकेशन है वो किसका है? देखो अमोनिफिकेशन जो है वो आपका होता है ये नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में आपका जो है वो अमोनिफिकेशन होता है। एंड फॉस्फोरस साइकिल तो आपकी जो सेडिमेंट्री साइकिल है। एंड रेस्ट ऑफ देम दे आर योर गैशियस साइकिल, ठीक है। ये आपकी गैशियस साइकिल्स हैं। सो वी हैव द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इसमें से कौन सा है जो कि असेंशियल पार्ट नहीं है? सो वी हैव असेंशियल पार्ट, पहले तो यूवी रेडिएशन होनी चाहिए, CO2 भी इम्पॉर्टेंट है, देन वाटर भी इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, सो विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अपना जो नाइट्रोजन है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर अब डिकम्पोजिशन, अब देखो हमको बताना है कि कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है। सो वी हैव द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में यू हैव द CH4 जो कि रिलीज होती है। व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन में आपके वाटर वेपर्स निकलते हैं। देन रेस्पिरेशन, व्हेन यू आर रेस्पायरिंग, सो व्हाट यू आर, जैसे आप खुद सांस लेते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो आपका क्या निकल रहा है, आप जो है CO2 छोड़ देते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं दे आर टेकिंग द CO2 बट व्हाट दे आर एक्सेलिंग एक O2, ठीक है, O2 को ये जो है वो निकाल रहे हैं। फिर ये जो है हमारा 64 ये ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। देन ओके वी वुड बी टॉकिंग, जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो आपके एनिमल पैरासाइट्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। देन यू हैव द प्लांट पैरासाइट जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। देन यू हैव द फंगस विच इज द डिकम्पोजर, ठीक है। जो आपके फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से आपकी जो रेडिएंट एनर्जी है इट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। जो भी आपकी रेडिएंट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वाया फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द करेक्ट वन, okay. Then okay, which one of the following is the essential macronutrient? So you need to know what are the micronutrients and what is the macronutrient. तो पहले मैं आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारा होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। देन वी हैव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। देन वी हैव द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दिस इज द फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम भी होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द K। देन यू हैव द कैल्शियम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द Ca। देन यू हैव द मैग्नीशियम and then you have the sulfur, okay. So these are some of the macronutrients we are having. Firstly we are having the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and this is the magnesium, not the manganese, and this is the sulfur, okay. Then if I would be talking about the micronutrients, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको माइक्रो बता देती हूँ। तो माइक्रो है आपके आयरन, दूसरा है आपका मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं है, दिस इज द मैंगनीज। देन यू हैव द बोरॉन, ठीक है। देन यू हैव द मॉलिबिडेनम, मॉलिबिडेनम आ जाता है आपका। देन यू हैव द कॉपर, कॉपर के बाद आपका आ जाता है जिंक, जिंक के बाद यू हैव द क्लोराइड, क्या है आपका, सॉरी क्लोरीन है, यू हैव द क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आपके पास है निकल, निकल के पास यू हैव द कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद यू हैव द सोडियम, एंड सोडियम के बाद आपका आ जाता है यू हैव द सिलिकॉन, ओके। फर्स्टली यू आर हैविंग द आयरन, आयरन के बाद यू हैव द मैंगनीज, देन बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक एंड क्लोरीन, निकल, cobalt, sodium and silicon. Now we would be talking about which one of the following is the essential macronutrient. इसमें से essential macronutrient क्या है, जो आयरन है it is the micro, ठीक है, ये आपका माइक्रो है। कॉपर भी आपका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देन आपका निकल इज ऑल्सो द माइक्रो। सो पोटेशियम इज द मैक्रो वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्रो, इसमें से कौन सा मैक्रो नहीं है, ठीक है। तो आपका आयरन, आयरन अभी हमने देखा, आयरन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। Then how many essential nutrients are required by the plants to fulfill their growth requirement? मतलब animals, सॉरी ये जो plants हैं, प्लांट्स में कितने असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ रिक्वायरमेंट। सो you need 18 nutrients to fulfill your growth requirement, so it is the 18. Which one of the following groups of the natural element living matters make up to 99% of the earth mass? मतलब जो हमारे नेचुरल लिविंग मैटर्स हैं जो कि 99% ऑफ द अर्थ मास बनाते हैं, वो किससे बने होते हैं, तो ये होते हैं आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। सो इट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ओके। Then which one of the following process is related to the absorption of the inorganic salt and water by the plant root? तो प्लांट रूट्स में पहली बात तो दो होती है, आई मीन प्लांट में जो है मेजरली जो भी आपका एब्जॉर्प्शन होता है या फिर ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ओस्मोसिस, ठीक है, ये आपका ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस की वजह से यू हैव दिस आपका
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, सो इट इज़ द ऑस्मोसिस। ठीक है, फिर आपका देखना है हमें डिकेइंग प्लांट्स। ठीक है, तो जो डिकेइंग प्लांट्स हैं, यू नीड टू नो कि जो डिकेइंग प्लांट्स हैं उनसे क्या निकलता है, दे आर रिलीजिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड। डिकेइंग प्लांट्स, ठीक है, दे आर रिलीजिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड। देन आपका जो वोल्केनोज हैं, वोल्केनोज दे आर रिलीजिंग द सल्फर। Okay, then we have the ocean they are releasing the salts. Then we have the forest fire they are releasing the carbon monoxide. Got it? The deforestation result in the increase in the concentration of the CO2 in the atmosphere, कि जो forest आपके utilize करते हैं CO2 को during the process of photosynthesis for the manufacturing of the food। देखो assertion ये बोल रहा है कि यदि जैसे जैसे आप deforestation को decrease करते हो वैसे वैसे your CO2 increases। why? कि जो आपका CO2 है वो utilize किया जाता है in forest के द्वारा for the photosynthesis। so इसी वजह से your CO2 is decreases when you have a lot of forest. When you decrease your forests, then there's a not the probability, it is the certainty that CO2 will going to decrease. So this is true। okay, then हमारा food chain आ जाता है। so जो आपके ऑडम है, ऑडम मेजरली टॉक्ड अबाउट जो आपका डेट्रीटस फूड चेन है जो कि मैंग्रोव की लीफ पे बेस है। सो यू हैव टू अरेंज इट। सो फर्स्टली क्या आ जाते हैं, फर्स्टली यू विल बी हैविंग दिस मैंग्रोव लीव्स एंड इन मैंग्रोव लीव्स की वजह से यू विल बी गेटिंग डेट्रीटस। इसकी वजह से जो है वो डेट्रीटस बनेगा। डेट्रीटस के बाद ओके, सो दिस इज योर ई के बाद आ जाता है आपका ए। ठीक है, देन यू आर हैविंग द श्रिम्प्स। डेट्रीटस के बाद आपके श्रिम्प्स आएंगे, श्रिम्प्स के बाद आपके आएंगे small fishes, and small fishes के बाद you are having the large fishes। okay, then the animal at the end of the food chain have to roam over the large area to obtain the food। for example, ये आपका food chain है and this is the last animal, so he has to move over the larger area to get the food। it is absolutely right because the quality of energy increases downward the chain away from the plants। मतलब आप plants से जैसे जैसे दूर जाओगे, बोल रहा है कि आपकी energy जो है वो increase होती है। so this is absolutely wrong statement। why? because whenever you are going from the plant to, I mean if you are going away from the plant, then your energy is going to decrease because these plants they are the primary producers and they are restoring the direct energy from the sun। so they are having the highest potential energy। ठीक है, sun के द्वारा। and आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, I mean when you are going away from the plant, so your energy level is going to probably decrease। this is the thing, that's why। okay, so yeah। सो दिस इज द रॉन्ग। ओके, सो हमारा वन जो है वो करेक्ट है। फिर हम फूड वेब के बारे में कुछ देखेंगे। जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इज अपराइट विद द ब्रॉड बेस्ड। मतलब आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट होता है। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, बायोमास इंक्रीजेस फ्रॉम द प्राइमरी टू टर्शरी कंज्यूमर। जो आपका बायोमास है वो प्राइमरी से लेके टर्शरी में इंक्रीज हो जाता है। सो ये इट इज़ एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। अब जो आपका बायोमास है, ठीक है, बायोमास कहाँ डिक्रीज होता है ये आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास है ये आपका मरीन इकोसिस्टम में, ठीक है, क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। बट व्हेन इट कम्स टू पिरामिड ऑफ नंबर, तो इसमें आपका अपराइट होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, एंड जो आपका इन्वर्टेड होता है वो सिर्फ ट्री में होता है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ, अब आपको बताना है कि इसमें से किस में इन्वर्टेड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। वी हैव रिसेंटली टॉक्ड कि भाई मरीन में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे होमियो, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब जो होम्योस्टेटिक है, होम्योस्टेटिक का मतलब है सेल्फ रेगुलेशन। सेनेकोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करना इज द सेनेकोलॉजी। जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मान लो एक ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी स्टोर है, जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर है या फिर एनर्जी है, इट इज कॉल्ड एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। डीप इकोलॉजी क्या है, देखो एंथ्रोपोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका एंथ्रोपोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, इट इज टेकन बाय द शैलो इकोलॉजी।
ठीक है, ये आपका शैलो इकोलॉजी के द्वारा लिया जाता है। जो आपका डीप इकोलॉजी है, इसमें मेजरली आपका जो नेचर है, नेचर की इंट्रिंसिक वैल्यू को फोकस किया जाता है। सो दैट इज द स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन हीट आइलैंड। जो आपका हाई विंड स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाई विंड स्पीड, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हाई विंड स्पीड यदि होगी तो आपका जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को बढ़ाती हैं? ये आपका एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, आपके सिटी के बिल्डिंग्स एंड योर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। अब जो आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो किस किस से हो रहा है? पार्टिकुलेट मैटर से एब्सोल्युटली, जो पोल्यूटेड वाटर है एब्सोल्युटली, CO2 से एब्सोल्युटली, व्हीकुलर एमिशन से एब्सोल्युटली। सो ए बी सी एंड डी। जो आपका पोल्यूशन प्लूम है, पोल्यूशन प्लूम किस चीज़ का रिजल्ट है? पोल्यूशन प्लूम इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो जो आपका पोल्यूशन प्लूम है, इट इज कॉज्ड बाय जो आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। किसकी? इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। जो आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपका पोल्यूशन प्लूम होता है। ठीक है, फिर आपका एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका देखो, CFC है, आपका CH4 इज ऑल्सो द ग्रीन हाउस गैस, CO2 इज द मेजर वन। जो नाइट्रोजन है ये आपका नहीं है, देखो ये ऑलरेडी 78% है, बट इट इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस सो कॉल्ड। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हाट इज दिस? ये आपका CO2 है। ठीक है, एंड दीज आर योर वाटर वेपर्स। वेन एवर द सन की जो रेज है, दे आर द शॉर्ट वेव रेडिएशन, दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द CO2 एंड वाटर वेपर। बट कौन सी रेज एब्जॉर्ब की जाती हैं? when they are reflected back from the earth, so they becomes the long wave radiation। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन आपकी CO2 और वाटर वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। गॉट इट? सो ये आपका absorption of the infrared radiation by the CO2 and water vapor in the atmosphere, this is the right statement। main source of the जो आपका मोनोऑक्साइड है, ठीक है, मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स क्या है? तो आपके जो गैसोलीन, ठीक है, जो आपका गैसोलीन है, गैसोलीन मोटर एग्जॉस्ट, गैसोलीन मोटर एग्जॉस्ट जो है उनसे निकलने वाला, इट इज द मोनोऑक्साइड का मेजर सोर्स। ठीक है, सो इट इज द गैसोलीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकिल पीरियड्स इज करेक्ट फॉर द ऑक्सीजन? मतलब जो ऑक्सीजन है वो कितने सालों में रिपेयर हो जाती है, या फिर कितने सालों में जो है वो जनरेट होती है? ओके, सो इट टेक्स अबाउट 200 ईयर्स, सॉरी 2000 ईयर्स। सोचो 2000 साल में जो है वो ऑक्सीजन रीजनरेट हो रही है, एंड वी आर जस्ट रिलेंटलेसली व्हाट वी आर डूइंग। अब देखो, जो पोल्यूशन का आपका डेफिनेशन है कि ये अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं और अपने पर्पस को आउटलिव कर चुके हैं, मतलब जिनको जितना इनको जीना चाहिए उससे ज़्यादा जी चुके हैं। तो ये लॉर्ड कैनेट ने बोला है। ठीक है, देन आपका एग्जाम व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पोल्यूशन? अब यहाँ पर नेचुरल नहीं है, इट इज़ द न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, इट इज़ द न्यूक्लियर टेस्ट एंड दिस इज द करेक्ट वन कि भाई जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट है, इट इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पोल्यूशन। विंड ब्लोन इज द नेचर, और जो आपका वोल्केनिक एशेज हैं ये नेचर होती हैं। स्पोर्स जो आपके प्लांट्स के हैं ये नेचुरल होते हैं। अब आपको बताना है कि 1759 से आपका जो CO2 है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जो हमारा CO2 है वो लगभग 30% से ज़्यादा तो बढ़ चुका है 1759 से, सो मोर देन 30%। देन जो आपका नॉक नी सिंड्रोम है, नॉक नी सिंड्रोम इज नॉक नी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ड्यू टू, जो आपका नॉक नी सिंड्रोम है, इट इज नॉक्ड, इट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फ्लूराइड पोल्यूशन। फ्लूराइड पोल्यूशन की वजह से आपका नॉकनी सिंड्रोम होता है। मर्क्यूरी की वजह से आपका होता है मिनामाटा। ठीक है, योर मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू द मर्क्यूरी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द कार्बन सिंक? किसको कार्बन सिंक कहा जाता है? सो योर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जो भी आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, दे आर कॉल्ड एज द कार्बन सिंक। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? बायोलॉजिकल, दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सीवेज इज वेरी हाई, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो एरोबिक organism rapidly increases in the sewage water due to the low content of the dissolved oxygen। देखो, अब जो आपका एरोबिक ऑक्सीजन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंस its name is aerobic, that means they are producing by the O2। if there is a high O2 in the water, then there's a probability that aerobic organisms are going to multiply। okay, so this is the
wrong statement. And ecology is the study of interrelationship between the organism and their physical environment. Ecology क्या है? ecology आपका स्टडी है रिलेशनशिप का ऑर्गेनिज्म के बीच में और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में. सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट. देन जो आपके पैरासाइट्स हैं, दे आर दोज विच आर नॉट डिपेंड ऑन द अदर लिविंग. ठीक है, ये नहीं है उस पर डिपेंडेंट. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पैरासाइट्स जो है इनका नाम ही पैरासाइट्स इसीलिए होता है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर. सो वी हैव द ए एंड सी. ए एंड सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब आपको बताना है कि जो अनपोल्यूटेड रेन वाटर है, अनपोल्यूटेड रेन वाटर, इसका पीएच कितना होता है. अनपोल्यूटेड रेन वाटर का पीएच होता है pH 5 से लेके आपका pH 6 तक. ठीक है, pH 5 से लेके pH 6. जो आपका विडोज वाटर है, विडोज वाटर क्या होता है? देखो, विडोज वाटर, इट इज योर विडोज वाटर. सो दिस इज योर अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, ये आपका अंडरग्राउंड है एंड दिस इज योर ग्राउंड सरफेस. ये ग्राउंड सरफेस होता है. इसके बीच में होता है योर विडोज जोन. क्या होता है? योर विडोज वाटर. दिस इज योर विडोज वाटर. गॉट इट? ये आपका ग्राउंड सरफेस और ग्राउंड टेबल के बीच में होता है. ठीक है. देन आपका जो चिपको मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो चिपको मूवमेंट आपका उत्तरांचल या फिर यूके से स्टार्ट हुआ है, उत्तराखंड से. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. अब आपका जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स है वो किसने निकाला है? वो निकाला है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने. ओके, देन ओके. फिर आपको बताना है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन असेसमेंट है यूएस का, मतलब जो आपका AQI है, इसमें क्या नहीं लेते हैं. देखो, AQI में वो सारे पोल्यूशन लेते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें नहीं लिया जाता है. तो पार्टिकुलेट मैटर यस, ओजोन यस, सल्फर डाइऑक्साइड यस, जो आपका CO2 है वो नहीं लिया जाता है. ठीक है, CO2. अब इसमें हमें गोल बताना है. गोल 1 क्या है? गोल 1 इज द कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस. गोल 2 इज द वाटर कंजर्वेशन. गोल 2 इज द वाटर कंजर्वेशन. गोल 3 इज द attention to the vulnerable areas and goal 4 is the basin level integration. Okay, then अब हमें बताना है which one of the following is associated with the international agreement on the substances that deplete the ozone. तो ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या है? पेरिस एग्रीमेंट. ये आपका CO2 के लिए है. 2015 में इसको साइन किया गया था. मराकेश मोरक्को. इट इज ऑल्सो, मतलब ये जो है वो कॉप की एक समिट है. एंड कयोटो इज इन द 1997, जिसको एनफोर्स किया गया था 2005 में. ठीक है, ओके. एंड जो मॉन्ट्रियल है, इट इज मॉन्ट्रियल D. ठीक है, ये मतलब ओजोन के लिए जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था. देन ओके, 1 मिनट. अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीशन. ठीक है. एंड अब ओजोन कहाँ फाउंड होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में. बिल्कुल सही बात है. और ये जो है वो 15 से 30 किलोमीटर तक मिलती है. तो ये वाला तो गलत हो गया. ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन को. बिल्कुल सही बात है, सन से. एंड इट हैज़ अ नो सिग्निफिकेंस. कैसे नहीं है भाई? ओजोन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे. तो हमारा हो जाएगा A. देखो, D गलत है. इट्स D. एंड वी हैव द which one of the following is the wrong one? We have the B. ठीक है, B is the wrong one. जो कयोटो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल का, वो किसके लिए रिलेटेड है? वो आपका ओजोन के लिए सॉरी, जो आपका मॉन्ट्रियल इज रिलेटेड टू द ओजोन. जैसे कयोटो जो है वो CO2 के लिए, तो इट इज द ओजोन. जो ऑब्जेक्टिव है कयोटो का वो क्या है? इसका है आपका 1990 लेवल, जो आपका 990 में जो भी आपका वट एवर इट इज एमिशन था, उससे 5% जो है वो घटाना है. ठीक है, 2012 तक. सो इट इज द थिंग. जो आपका रामसर कन्वेंशन है वो किस लिए है? रामसर इज फॉर द वेटलैंड. फिर आपका बात करते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन द रियो डे जेनेरियो ड्यूरिंग. अब जो रियो डे जेनेरियो में वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था. ठीक है, रियो डे जेनेरियो में वॉट एवर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हैज हैपेंड, तो इसको किसने चेयर किया था? सो इट वॉज चेयर्ड बाय द म्यूरिस F स्ट्रॉन्ग. ठीक है, म्यूरिस F स्ट्रॉन्ग ने इसको चेयर किया था. सो इट इज द थिंग म्यूरिस. जो आपका आर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987, ठीक है, जो आपका अर्थ कॉमन फ्यूचर है 1987 में सबमिट किया गया था रिपोर्ट. इसको क्या बोलते हैं? तो अर्थ कॉमन फ्यूचर को बोलते हैं ब्रिटलैंड कमीशन, जो कि 1987 में सबमिट करा था. फिर आपका जो क्या मैं बोलूँ, जो UN जनरल असेंबली सेट अप वर्ल्ड कमीशन ऑन द
एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द 1983। तो इसको क्या बोलते हैं, जो आपका whatever your to examine the state of the world environment and development beyond the 2000, UN General Assembly set up the वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो यूएन जनरल असेंबली है उसने वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सेटअप किया 1983 में। इसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिटलैंड कमीशन, ठीक है। फिर आपका जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था किससे, एजेंडा 21 जो है वो आपका रियो अर्थ समिट से अडॉप्ट किया गया था, इट इज़ द रियो अर्थ समिट। फिर आपका इन ऑर्डर ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर मीटिंग रिपोर्ट। अब आपको जो है इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो जो हमारा COP21 है, COP21 हुआ है 2015 में, कयोटो है 1997 में, फर्स्ट अर्थ समिट है 1992 में। सो देख लेते हैं कॉप सबसे लास्ट में जो है, आई थिंक आपका कॉप होएगा, ओके दिस इज योर कॉप, ओके एंड ओके यस यस कॉप। फिर जो 1997 का कयोटो प्रोटोकॉल है, इसका एग्रीमेंट क्या था, इसका एग्रीमेंट था कि भाई आपको 5.2 जो है वो एमिशन कट करने हैं, एंड यस 5.2 आपको CO2 के एमिशन कट करने हैं 1990 लेवल से, और ये इफेक्टिव हो जाएगा। देखो यू तो इफेक्टिव यहाँ पर बोला है कि 2005 से इफेक्ट होना है, ठीक है। इसमें तो 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये तो इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसको अलग कर दो। और एग्रीमेंट कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड, तो ये भाई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बी को अलग करो, ठीक है। देन यू हैव द ए, सी अपने आप गलत हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ए एंड डी है, बाकी ये इफेक्ट 2005 से हो रहा है। अब हम बात करते हैं, इसमें हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, तो एजेंडा 21 पहले, कयोटो पेरिस एंड 10 यूएसएफ। अब देखो जो 10th UNFCC है, मतलब पहले हमारा एजेंडा 21 है, फिर जो आपकी 10th कॉप है, ठीक है 10th कॉप, फिर आएगा आपका पेरिस एग्रीमेंट। सो दिस इज द थिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कयोटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था 1997 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो आपका कयोटो में है, कौन कौन कहाँ पर अमेंडमेंट लिया गया था, सो इट वाज अ दोहा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है कयोटो में। फिर आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो कितने गोल्स हैं, यू हैव टू टेल दैट। तो आपको आपके 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, ठीक है। आपके 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। अब जो कंट्रीज इंटेंडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इंटेंड कर रही हैं, मतलब किसने इंटेंड किया, तो जो यूएसए है उसने, सन की है यूएस तो पता ही है अपने को। फिर जो UN क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स है, ये आपका 2009 में आया। देन यू हैव द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका 1972 में, जो आपका फोर्स असेसमेंट रिपोर्ट IPCC का वो 2007 में, फिर आपका जो रियो है, रियो 1992 में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट मैच विद द डार्विन थ्योरी ऑफ इरोजन, सॉरी जो डार्विन थ्योरी ऑफ स्पीशीज है, इसमें से कौन सा नहीं है, नेचुरल हजार्ड नहीं है, आपका नेचुरल सिलेक्शन है, अडेप्टेशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब डार्विन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज ऑलमोस्ट फॉर्म लॉ टू द, मतलब ये जो डार्विन थ्योरी है वो आपका यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि डार्विन थ्योरी भी ये बोलती है कि ये जो लॉज हैं वो निरंतर चलते हैं, जो पास्ट में चल रहा था वो भी प्रेजेंट में चलता है, एंड देयर इज अ हेरिटेबल वेरिएशन इन द इंडिविजुअल स्पीशीज। यस then we have which one of the following is not the non renewable sources, इसमें से कौन सा renewable sources नहीं है, तो जो हमारा fossil fuel है ये renewable sources नहीं है, बाकी fish, plant, solar energy ये हैं। अब AR Wallace ने जू जियोग्राफिक रीजन्स बताए, तो कितने जू जियोग्राफिक रीजन्स है, तो आपके 6 जू जियोग्राफिक रीजन्स है, इसमें से एक है आपका नी आर्कटिक, नी आर्कटिक आपका है USA, ठीक है। देन यू हैव द न्यू ट्रॉपिकल, जो आपका न्यू ट्रॉपिकल है, न्यू ट्रॉपिकल आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। देन यू हैव द एफ्रोट्रॉपिकल, एफ्रोट्रॉपिकल में आपका अफ्रीका है। देन यू हैव द ओरिएंटल, ओरिएंटल में आपका इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया है। देन आपका जो है वो पहली आर्कटिक है, पहली आर्कटिक आपका क्या है, योर यूरेशिया इज पहली आर्कटिक। एंड देन यू हैव द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलियन भी है।
तो क्या देखा हमने, देखा कि नी आर्कटिक है, ये आपका यूएसए है, न्यू ट्रॉपिकल है जो कि आपका साउथ अमेरिका है, एफ्रो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ओरिएंटल आपका इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया है, पहली आर्कटिक आपका यूरेशिया है, ठीक है। देन वी हैव, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं ओरिएंटल क्या है। अभी हमने देखा जो ओरिएंटल है वो है आपका दिस सुमात्रा, ठीक है। आपका नियार्कटिक क्या हो जाएगा, नियार्कटिक हो जाएगा आपका यूएसए, न्यू ट्रॉपिकल आपका हो जाएगा ये ब्राजील, एंड पहली आर्कटिक हो जाएगा नेदरलैंड। फिर आपको बताना है, ये करेक्टली मैच्ड है वैसे। जो टुंड्रा है, टुंड्रा में आपको मिलेंगे रेनडियर्स, सवाना में आपको मिलेंगे जेब्राज, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे कंगारूज, एंड अंटार्कटिका में मिलेंगे पेंगुइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा फिनोमेना है जिससे जो डायनासोर्स हैं वो डिस्पर्स हो गए थे, ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ चले गए थे। तो ये था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से ये जो है वो डिस्पर्स हो गए, है ना। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ द ग्लॉसेप्टेरिस फ्लोरा। अब आपको देखना है कि ये कौन सा जो है आपस में पार्ट जुड़े हुए थे। तो आपका ग्लॉसेप्टेरिस जो फ्लोरा है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि ये जो है वो जुड़े हुए थे। नॉर्वे नहीं जुड़ा था, तो ये नहीं है, ठीक है। अब हमको बताना है गौर। गौर क्या है, देखो गौर जो है ये करेक्टली मैच्ड है। जो आपका गौर है एओलियन में, ये क्या होता है, दिस इज योर मशरूम रॉक। व्हाट इज दिस, इज द मशरूम रॉक, इसको ही गौर बोलते हैं। ग्रेवन क्या होता है, ग्रेवन आपका जो है ये, दिस इज द ग्रेवन, ठीक है। ये ग्रेवन होता है, ये होता है आपका ग्रेवन, ये होता है हॉस्ट। तो ये आपका ओरोजेनिक बेल्ट है, ठीक है, ओरोजेनिक की वजह से। अब ग्रेबो, ग्रेबो कहाँ होता है, ग्रेबो इज इन द लिथोस्फेयर। अब ग्रोइन, ग्रोइन होता है आपका लिटोरल जोन में। ग्रोइन को मैं आपको बता देती हूँ, दे आर द ग्रोइंस, ठीक है, ये लिटोरल जोन्स में दे आर द ग्रोइंस, ये ग्रोइंस होते हैं, ठीक है। फिर जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब निकाला गया, तो ये आपका निकाला गया है 1973 में, ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट टाइगर वी हैव। विद दिस ये हमने एनवायरमेंट के सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।